हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं प्रेम प्रकाश, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10 बिंदु पथ। देख लेते हैं इस शब्द का अर्थ क्या है। बिंदु का मतलब होता है एक बिंदु, पॉइंट, पेन या पेंसिल की नोक से बनी ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी न तो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होती है। और पथ का मतलब होता है रास्ता, यानी बिंदुओं का रास्ता ही बिंदु पथ कहलाता है। अब कैसे है देखिए। बिंदु पथ होता है बिंदुओं का समुच्चय, खूब सारे बिंदुओं का समूह, उसको हम कहते हैं बिंदु पथ। जैसे मैं एक सरल रेखा बनाता हूं, अब ये सरल रेखा खूब सारे बिंदुओं से मिलकर बनी है। मैंने यहाँ पर खूब सारे बिंदु ले लिए समतल में और इतने पास पास में ले लिए कि इनके बीच की जो दूरी है वो एकदम बिल्कुल नगण्य लगने लग गई। यदि हम इनको झूम करते रहे, जूम आउट करते रहे तो लास्ट में हमें इनका एक एक अलग अलग पिक्सल नजर आएगा, एक एक बिंदु नजर आएगा। तो ये जो रेखा है ये एक बिंदुओं से मिलकर बनी है, बिंदुओं के एक समूह से मिलकर बनी है। तो ये अपने आप में एक बिंदु पथ है। तो मान लीजिए कोई बिंदु मैंने यहां पर लिया, कोई यहां पर लिया, कोई यहां पर लिया, कोई मैंने यहां पर लिया, कोई मैंने यहां पर ले लिया। तो ये मैंने 5 बिंदु ले लिए। इन 5 बिंदुओं में से कौन सा बिंदु इस बिंदु पथ का भाग है और कौन सा नहीं, इसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। इन बिंदुओं को कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। अब इस बिंदु पथ का कोई भी बिंदु भाग तभी बन सकता है तब वो इस बिंदु पर स्थित हो। अब ये देखिए, ये बिंदु इस बिंदु पथ से बाहर है, ये बिंदु भी इस बिंदु पथ से बाहर है, ये बिंदु भी इस बिंदु पथ से बाहर है, जबकि ये दोनों बिंदु इस बिंदु पथ पर स्थित हैं। तो बिंदुओं का एक ऐसा समुच्चय जो किन्हीं प्रतिबंधों का पालन करे, उन बिंदुओं के समुच्चय को हम कहते हैं बिंदु पथ। अब मैंने एक समतल में बिंदु ले लिया और इस समतल बिंदु से एक निश्चित दूरी पर मैं खूब सारे बिंदु ले लेता हूं और मैंने निश्चित r दूरी पर खूब सारे बिंदु ले लिए। इतने पास पास में ले लिए ये बिंदु कि आपको इनके बीच का नजर आना बंद हो गया। बहुत ही पास पास में मैंने खूब सारे बिंदु ले लिए तो एक वृत्त बन गया। समतल में उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जो एक निश्चित बिंदु से अचर दूरी पर स्थित होते हैं, यानी एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं, उन सभी बिंदुओं के समुच्चय को हम कहेंगे वृत्त। तो कोई भी बिंदु वृत्त का भाग तभी होगा जब वो इस बिंदु पथ पर स्थित होगा। तो बिंदुओं का एक ऐसा समुच्चय जो एक निश्चित बिंदु से अचर दूरी पर स्थित हो, इन सभी बिंदुओं का जो समुच्चय है इसको हम कहेंगे एक वृत्त। ठीक इसी प्रकार मैंने एक समांतर रेखा युग्म ले लिया। अब मुझे देखना है कि इन समांतर रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय क्या होगा। इनसे मैं समान दूरी पर 2 सेंटीमीटर पर मैंने बिंदु ले लिया, इधर से भी 2 सेंटीमीटर पर समान दूरी पर मैंने खूब सारे बिंदु ले लिए। ये बिंदु इतने ले लिए मैंने कि यहाँ पर इनके बीच का गैप आना, नजर आना बंद हो गया आपको। तो यहाँ पर एक रेखा बन जाती है और ये रेखा इन दोनों समांतर रेखाओं के समांतर होगी। पहला पॉइंट है वृत्त के बारे में, दूसरा पॉइंट है समांतर रेखाओं के बारे में। किन्हीं 2 समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का समुच्चय एक समांतर रेखा होती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ बताइए, तो 2 समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ, इन दोनों समांतर रेखाओं के समांतर एक सरल रेखा होती है। तीसरा पॉइंट है आपको दे रही कि एक सरल रेखा, किसी सरल रेखा से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है। इस सरल रेखा से समान दूरी पर मैंने ये खूब सारे इधर बिंदु ले लिए और खूब सारे मैंने इधर बिंदु ले लिए। निश्चित दूरी पर ये 3 सेंटीमीटर पर, ये 3 सेंटीमीटर, यानी इस रेखा का प्रत्येक बिंदु 3 सेंटीमीटर पर है और इस रेखा का प्रत्येक बिंदु मैंने ले लिया 4 सेंटीमीटर पर। मैंने 4 सेंटीमीटर पर और इधर 3 सेंटीमीटर खूब सारे बिंदु ले लिए। तो इन बिंदुओं से बनेगी रेखाएं और ये दोनों रेखाएं इस मूल रेखा के समांतर होगी। 2 समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ एक समांतर रेखा, जबकि एक सरल रेखा से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ एक समांतर रेखा होती है मूल रेखा के। अब देखते हैं हम अगला चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है आपको समतल में कोई 2 बिंदु दे रखे हैं
समतल में दिए गए किन्हीं दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु, आप समान दूरी पर खूब सारे बिंदु ले लेते हो। आपने बिंदु P ले लिया, आपने बिंदु Q ले लिया, आपने बिंदु R ले लिया, इस प्रकार के खूब सारे बिंदु ले लेते हो आप। इन दो बिंदुओं से, बिंदुओं A और B से समान दूरी पर आपने खूब सारे बिंदु ले लिए। इन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ, यानी इनको मैं आपस में मिलाऊं तो इन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा? इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर लंब और इस रेखाखंड का अर्धक होता है। समतल में दिए गए किन्हीं दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब अर्धक होता है। यह है चौथा पॉइंट। अब इसको सिद्ध करना है तो देखिए, समान दूरी पर आपने बिंदु लिए, ये और ये दूरी समान। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में भुजा, ये भुजा बराबर, समान दूरी पर लेना है ना। यहाँ पर आपने बिंदु लिया, ये इस बिंदु से और इस बिंदु से समान दूरी पर है, तो ये दूरी बराबर हो गई। भुजा भुजा और बीच वाली भुजा आ गई ओपेनिस्ट, भुजा भुजा और बीच वाली भुजा आ गई ओपेनिस्ट। इन दोनों त्रिभुजों में ये भुजा बराबर है, ये और ये भुजा बराबर है और बीच वाली भुजा ओपेनिस्ट है, तो एस 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 नियम से दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम। और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण होते हैं बराबर, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे। एक सरल रेखा पर बनता है 180 डिग्री। 180 के बराबर दो भाग करेंगे तो होगा 90 डिग्री, और 90 को हम कहते हैं लंब। आगे देखते हैं हम तीसरा पॉइंट। अभी अपन ने देखा था दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। अब हम देखते हैं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है। ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इसका नाम L दे दिया और इसका नाम दे दिया M। इन दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर मैंने यहां पर बिंदु P ले लिया। इस प्रकार मैं यहां पर खूब सारे बिंदु ले सकता हूं, इधर भी खूब सारे बिंदु ले सकता हूं, तो यहां पर एक रेखा बन जाएगी। अब ये रेखा इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच बने कोण को समद्विभाजित करेगी। किन्हीं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ इन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच बने कोण का अर्धक होता है। अब दूरी हमेशा हम लंबवत लेते हैं, तो देखिए इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज हैं समकोण त्रिभुज, और समकोण के सामने वाली भुजा ये हो गई कर्ण। कर्ण दोनों में ओपेनिस्ट है और दूरी हम समान ले रहे हैं, तो समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम, तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। कोण 1 बराबर कोण 2। तो ये भी पॉइंट याद रखना आप कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ इन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच बने कोण का अर्धक होता है। अब हम त्रिभुज से संबंधित कुछ परिभाषाएं ले लेते हैं। त्रिभुज से संबंधित कुछ परिभाषाएं। एक होती है संगामी रेखाएं। अभी अपन ने दो रेखाओं के बारे में पढ़ा था, नाम आया था, एक तो आया था समांतर रेखाएं और एक आया था प्रतिच्छेदी रेखाएं। समांतर रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं काटती है, और प्रतिच्छेदी रेखाएं जो आपस में दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है। संगामी रेखाएं क्या होती है? संगामी रेखाओं के लिए कम से कम 3 रेखाएं होनी चाहिए। संगामी रेखाएं तो हम लिखेंगे 3 या 3 से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरे संगामी रेखाएं कहलाती है। 3 या 3 से अधिक रेखाएं यदि एक ही बिंदु से होकर गुजरती है तो वो रेखाएं कहलाएगी संगामी रेखाएं। जैसे ये 2 रेखाएं और एक और रेखा मैं यहां से गुजार दूं, ये तीनों रेखाएं देखिए एक ही बिंदु से होकर गुजर रही है इस बिंदु से, तो ये कहलाएगी संगामी रेखाएं। अब इसकी आवश्यकता कहां पड़ेगी? इसकी आवश्यकता पड़ेगी त्रिभुज की माध्यिका। माध्यिकाएं 3 खींची जा सकती है। लंब केंद्र शीर्ष लंब वो भी 3 खींचे जा सकते हैं। भुजाओं के लंब अर्धक वो भी 3, और कोणों के अर्धक वो भी 3 होते हैं, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण, 3 भुजाएं और 3 शीर्ष होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं माध्यिका की कि माध्यिका क्या होती है।
ये एक त्रिभुज है। यदि मैं इस त्रिभुज के किसी शीर्ष को, ये शीर्ष, दूसरा शीर्ष ये और तीसरा शीर्ष ये, यदि मैं त्रिभुज के किसी शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिला देता हूँ, ये दूरी बराबर है, ये डी इस BC का मध्य बिंदु है, तो यदि मैं किसी त्रिभुज के एक शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिला देता हूँ तो मिलाने वाला रेखाखंड एक माध्यिका कहलाएगा। त्रिभुज के किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। एक त्रिभुज में अधिकतम 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती है और तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु से होकर गुजरती है। इसका मतलब त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती है। ये हो गई माध्यिकाओं की एक विशेषता। त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती है और जहां से होकर गुजरती है, जहां पर ये मिलती है, उसको हम कहते हैं संगमन बिंदु और इस संगमन बिंदु को कहेंगे हम केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक या फिर हम कहेंगे गुरुत्व केंद्र। त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती है तथा संगमन बिंदु को केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। चाहे कैसा भी त्रिभुज हो, केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अभ्यंतर में स्थित होगा। अब हम बात करते हैं शीर्ष लंब की। शीर्ष लंब क्या होता है? त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, इस शीर्ष से मैं सामने वाली भुजा पर लंब डाल देता हूं तो यह डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाएगा। लंब का मतलब त्रिभुज के किसी शीर्ष से मैं एक ऐसा रेखाखंड खींचता हूं जो सामने वाली भुजा के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाए। अब इन दोनों को एक ही मत समझ लेना। माध्यिका का काम होता है सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाना, जबकि शीर्ष लंब का काम होता है सामने वाली भुजा पर लंब डालना। ये हो गए त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं, यानी एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं और इस संगमन बिंदु को कहते हैं लंब केंद्र, त्रिभुज का लंब केंद्र। एग्जाम में पूछ ले कि त्रिभुज का लंब केंद्र किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आप लिखोगे कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है तथा त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का संगमन बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं भुजाओं के लंबवर्धकों की। भुजाओं के लंबवर्धक, लंबवर्धक का मतलब होता है लंब समद्विभाजक। लंबवर्धक कह दीजिए या लंब समद्विभाजक कह दीजिए। ये एक त्रिभुज है और इस भुजा का मैं लंब समद्विभाजन कर देता हूं। लंब समद्विभाजन कैसे करते हैं? इस भुजा का लंब समद्विभाजन करना है तो इस भुजा के आधे से ज्यादा प्रकार खोलो, ऊपर और नीचे चाप काटो, फिर इस बिंदु से भी ऊपर और नीचे चाप काटो, इनको आपस में मिला दीजिए। यहां पर 90 डिग्री कोण बनेगा और ये भुजा समद्विभाजित भी हो जाएगी। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है तो 3 लंब समद्विभाजक खींचे जा सकते हैं। त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं, यानी एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं और इस संगमन बिंदु को कहते हैं त्रिभुज का परिकेंद्र। परिकेंद्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको आप केंद्र मानकर, इस बिंदु को आप केंद्र मानकर शीर्ष तक प्रकार खोलकर, त्रिभुज के किसी शीर्ष तक प्रकार खोलकर आप त्रिभुज के चारों ओर एक वृत्त बना सकते हो। इसलिए इस परिवृत्त का केंद्र परिकेंद्र कहलाएगा। परिवृत्त का जो केंद्र है यह त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाएगा। तो भुजाओं के लंबवर्धकों का संगमन बिंदु परिकेंद्र, परिकेंद्र को केंद्र मानकर त्रिभुज के चारों ओर एक परिगत वृत्त खींचा जा सकता है। परिगत वृत्त या परिवृत्त खींचा जा सकता है। और अब देखिए ये जो परिकेंद्र है ये किससे समान दूरी पर है? शीर्षों से। हमने शीर्षों तक प्रकार खोला था, ये हो जाएगी त्रिज्याएं। इनको शीर्षों तक मिलाएंगे तो ये हो जाएगी त्रिज्याएं और एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना कि त्रिभुज का परिकेंद्र शीर्षों से समदूरस्थ होता है। एग्जाम में पूछ ले कि त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ बताओ, तो आपको लिखना है त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है तथा इसका बिंदु पथ त्रिभुज का एक परिगत वृत्त होगा। अब हम बात करते हैं, ये था तीसरा नंबर पॉइंट, ये 1 नंबर पॉइंट, ये 2 नंबर पॉइंट। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। इसमें है
कोणों के अर्धक, अर्धक का मतलब होता है समद्विभाजक। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, इस कोण का समद्विभाजन करो। अब कोण का समद्विभाजन कैसे करते हैं, अपने इच्छा अनुसार प्रकार खोलिए, प्रकार यहाँ रखिए, बड़ा चाप काटिए, फिर यहाँ से आगे की तरफ चाप काट देना और यहाँ से भी आगे की तरफ चाप काट देना, तो ये हो जाएगी इस कोण का समद्विभाजक। ठीक इसी प्रकार इसका करना है और इसका करना है। त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक भी संगामी होते हैं और इस संगमन बिंदु को हम कहते हैं अंतः केंद्र। त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का संगमन बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है और अंतः केंद्र को केंद्र मानकर त्रिभुज के अभ्यंतर में एक वृत्त खींचा जा सकता है। अभ्यंतर में खींचा गया वृत्त त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करता है और बाहर खींचा गया वृत्त त्रिभुज के शीर्षों को स्पर्श करता है। बाहर खींचा गया वृत्त का केंद्र त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ होता है, जबकि यह भुजाओं से समदूरस्थ होता है। ये त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या हो गई और ये भी त्रिज्या हो गई। तो भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु, त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु अंतः केंद्र और इसका बिंदु पद कहलाएगा अंतः वृत्त। तो ये थी त्रिभुज से संबंधित 4 परिभाषाएं। माध्य का संगमन बिंदु कहलाएगा केंद्रक, शीर्ष लंब संगमन बिंदु कहलाएगा लंब केंद्र, भुजाओं के लंबवर्धक संगमन बिंदु परिकेंद्र और इसका बिंदु पद परिगत वृत्त कहलाएगा। और कोणों के अर्धक, इनका संगमन बिंदु अंतः केंद्र और इसका बिंदु पद होगा त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त। लेते हैं हम एक प्रमेय। प्रमेय का कथन है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की भुजाओं के लंबवर्धक संगामी होते हैं। यानी हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज की भुजाओं के लंबवर्धक एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। इस त्रिभुज का नाम दे दिया ABC। और इस प्रकार के प्रश्न कभी भी पूछ ले आपको कि ये संगामी होते हैं, इस स्थिति में आपको बस इतना ही सिद्ध करना होता है कि 2 रेखाएं तो एक बिंदु से होकर गुजर रही है। आपको सिद्ध करना होता है कि तीसरी रेखा भी इसी बिंदु से होकर गुजरेगी। जब तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरेगी तो ये तीनों रेखाएं आपस में कहलाएगी संगामी रेखाएं। और हमें यह सिद्ध करना है कि ये जो लंबवर्धक होते हैं, यानी तीनों रेखाएं वो आपस में संगामी होती है, एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। तो हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि इस भुजा का ये मैंने एक लंबवर्धक खींच लिया और इस भुजा का भी मैं एक लंबवर्धक खींच लेता हूं और मुझे सिद्ध करना है कि ये जो बिंदु है इसको मैं नाम दे देता हूं P, इसको मैंने नाम दे दिया O, इसको नाम दे दिया Q और इसको नाम दे दिया R। हमें पता है कि PO और RO ये इस एक बिंदु से होकर गुजर रहे हैं। हमें सिद्ध करना है कि RO भी इसी बिंदु से होकर गुजरेगा। PO और QO इस बिंदु से होकर गुजर रहे हैं। हमें सिद्ध करना है RO भी इसी बिंदु से होकर गुजरेगा। तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं कि ये है त्रिभुज का परिकेंद्र और परिकेंद्र होता है शीर्षों से समदूरस्थ। हम इसको शीर्षों से मिला देते हैं, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे भी मिला दिया। इसमें आपको दे रखा है कि PO व QO भुजाओं AB व BC के लंबवर्धक हैं और हमें सिद्ध करना है RO भी भुजा AC का लंबवर्धक होगा।
हमें सिद्ध करना है ये जो आर ओ है ये भुजा एसी का लंबवर्धक होगा। ये दो लंबवर्धक तो हमें दिए हुए हैं, जबकि तीसरा लंबवर्धक हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हम रचना में लिख लेंगे परिकेंद्र O को ए व सी से मिलाया। अब आपको पता ही होगा कि परिकेंद्र शीर्षों से समदूरस्थ होता है, तो ये हो जाएगा AO बराबर OC। कारण लिख देना, चूंकि परिकेंद्र शीर्षों से समदूरस्थ होता है, शीर्षों से समदूरस्थ होता है। अब देखिए ये दूरी और ये दूरी बराबर है। आपको समतल में दे रखे हैं दो बिंदु A और C। किन समतल में दिए गए किन्हीं दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंबवर्धक होता है। ये हमने पढ़ा था बिंदुपथ प्रमेय में, तो मैं यहां पर लिख देता हूं। अब बिंदुपथ प्रमेय से, बिंदुपथ प्रमेय से अभी अपन ने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी ना कि आपको समतल में दो बिंदु दे रखे हैं, इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ आपने बिंदु लिया, इस बिंदु का बिंदुपथ इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब और अर्धक होता है। तो ठीक ऐसा यहाँ पर हो रहा है। समतल में दो बिंदु है ए और सी, इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु है ओ, तो बिंदु ओ का बिंदुपथ इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड एसी का लंबवर्धक होगा, एसी का लंब और अर्धक होगा। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि आर ओ भी भुजा एसी का लंबवर्धक होगा। अब बिंदुपथ प्रमेय से एओ बराबर ओसी, तब एओ और ओसी आपस में बराबर है, तब कोण आर बराबर 90 डिग्री व ए आर बराबर आर सी होगा। यही हमें सिद्ध करना था। ये इस भुजा का लंब समद्विभाजक O पर मिला हुआ है, इस भुजा का लंब समद्विभाजक O पर, और इस भुजा का लंब समद्विभाजक भी O पर मिला हुआ है। अतः तीनों लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु पर मिले हुए हैं, एक ही बिंदु से होकर गुजर रहे हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि त्रिभुज की भुजाओं के लंबवर्धक संगामी होते हैं। ये अभी जो अपने प्रमेय ली थी ये थी परिकेंद्र से संबंधित, अब लेते हैं हम अंतः केंद्र से संबंधित। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक कह दीजिए या फिर अर्धक कह दीजिए, त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक संगामी होते हैं। ये हमें सिद्ध करना है। हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। ये बना लिया अपन ने एक त्रिभुज, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम बी और इसका नाम दे दिया मैंने सी। इस कोण का समद्विभाजक मैं ले लेता हूं ये इस प्रकार से, इसी प्रकार इस कोण का समद्विभाजक मैं ले लेता हूं ये, इस बिंदु का मैं ओ नाम देता हूं। और हमें सिद्ध करना है कि बी ओ बी कोण बी का समद्विभाजक होगा। ये और ये भाग बराबर, इधर ये और ये भाग आपस में बराबर। हमें सिद्ध करना है कि ये और ये भाग भी आपस में बराबर होगा। तो हमें यहाँ पर दे रखा है एओ व ओसी क्रम से कोणों कोण ए व कोण सी के समद्विभाजक हैं। ए और सी इन कोणों के समद्विभाजक हैं जो ओ पर मिल रहे हैं, और हमें सिद्ध करना है बीओ बी कोण बी का समद्विभाजक है। हमें सिद्ध करना है बीओ कोण बी का समद्विभाजक है। जब ये बीओ बी कोण बी का समद्विभाजक हो जाएगा तो देखो बी ओ पर, बीओ ओ पर मिल और ओ सी भी ओ पर और एओ भी ओ पर, तीनों बिंदु तीनों ये रेखाएं ओ पर मिल रही है। इसका मतलब ये तीनों आपस में संगामी होगी। ये हमें सिद्ध करना है। अब आपने एक प्रमेय पढ़ी है, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ। यदि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर आप कोई बिंदु P लेते हो तो इस बिंदु P का बिंदुपथ इनके बीच बने कोण का अर्धक होगा। यहाँ पर तीन बातें हैं। एक तो है समदूरस्थ और बिंदु ले रहे हो
समदूरस्थ में दूरी समान और दूरी कैसी, लंबवत, तो वो क्या करेगा, इस कोण का समद्विभाजन करेगा। तो यहाँ पर एक तो आ रहा है 90 डिग्री और एक आ रही है कि ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, तब यहाँ वाले कोण का क्या हो जाता है, समद्विभाजन हो जाता है। तो तीनों में से यदि आपको कोई दो बातें दे रखी है तो तीसरी बात अपने आप सिद्ध हो जाती है। जैसे आपको दे रखा है कि यहाँ पर 90 डिग्री कोण है और यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण बराबर है, तो ये रेखा और ये रेखा अपने आप बराबर होगी। यदि आपको ये दूरी और ये दूरी बराबर दे रखी है और ये कोण बराबर दिया हुआ है, तो ये दूरियां अपने आप लंबवत होगी। तीन बातें दे रखी है, तीन में से यदि आपको दो बातें दी हुई है तो तीसरी बात अपने आप सिद्ध हो जाती है। ठीक ऐसा यहाँ पर देखिए, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखो यहाँ पर ये परिच्छेदी रेखाएं बन रही है और यहाँ वाले कोण का हो रहा है समद्विभाजन, यहाँ वाले कोण का हो रहा है समद्विभाजन। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से और यहाँ से मैं लंबवत दूरी ले लेता हूँ, ये दूरी और ये दूरी मैंने लंबवत ले ली, दूरी मैंने लंबवत ली है और यहाँ वाला कोण बराबर है, तो ये दोनों रेखाएं अपने आप बराबर हो जाएगी। तो ये भाग और ये भाग आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इस कोण का भी समद्विभाजन हो रहा है, यहाँ पर भी मैं एक लंबवत दूरी ले लेता हूँ। जब मैं लंबवत दूरी इधर लूंगा और इधर भी लूंगा तो यहाँ पर इसमें देखिए आप, इसमें ये जो एओ रेखा है इस कोण का समद्विभाजन कर रही है, ये भाग और ये भाग बराबर है और ये दोनों लंबवत हैं, तो ये भुजा और ये भुजा भी आपस में बराबर होगी। समझ रहे हो ना, इस प्रकार से हैं ये प्रतिच्छेदी रेखा है और ये एक रेखा है। ये रेखा क्या करती है, इस कोण और इस कोण का समद्विभाजन कर देती है। तो यदि आप यहाँ से लंबवत दूरी लेते हो, इस प्रकार से आपने ये लंबवत दूरी ले ली, तो ये लंबवत दूरी आपस में बराबर होगी, ये और ये आपस में बराबर होगी। तो यहां पर हम लिख देंगे, हम जानते हैं कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ उन दोनों रेखाओं को मिलाने वाले बिंदु पर बने कोण का अर्धक होता है। ये लाइन लिख दी। ये लाइन लिखने के बाद में आप लिखोगे, इस बिंदु का मैं नाम P दे देता हूँ, इसका नाम Q और इसका नाम R। यहाँ पर कोण 1 और यहाँ पर कोण 2। उसके बाद में आप लिखोगे कोण 1 बराबर कोण 2 व कोण P बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री। तब ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर हो जाएगी, ये दोनों दूरियां बराबर हो जाएगी। OP बराबर OQ, समीकरण नंबर 1। ठीक इसी प्रकार कोण 3 और कोण 4 बराबर होंगे। कोण 3 बराबर कोण 4 व कोण Q बराबर कोण R। कोण Q 90 डिग्री, कोण R भी 90 डिग्री। कोण Q बराबर कोण R। ऐसी स्थिति में ये दूरियां भी आपस में बराबर हो जाएगी। OQ बराबर OR। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहां पर आपको दे रखा है OP बराबर, OP किसके बराबर, OQ के, और OQ खुद किसके बराबर है, OR के। तो OP बराबर आ गया OR, यानी ये भाग और ये भाग आपस में बराबर है। अब देखिए ये दूरी कैसी है, लंबवत, और ये भी दूरी कैसी है, लंबवत, और ये रेखा इनको आगे बढ़ाएंगे तो कैसी बन रही है, प्रतिच्छेदी। तो किन्हीं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ इन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं के बने बीच कोण का अर्धक होता है। तो ये दूरी और ये दूरी लंबवत है, तो इस बिंदु का बिंदुपथ इन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच बने कोण का अर्धक होगा, यानी कोण 5 बराबर होगा कोण 6। ये भाग और ये भाग आपस में बराबर होगा। तो लास्ट में यहां पर लिख देना, तब कोण 5 बराबर कोण 6 अर्थात BO कोण B का समद्विभाजक होगा। यही हमें सिद्ध करना था। तो मैंने काफ़ी सारी लैंग्वेज है वो जो बोलकर बताई है वो आपको अपने नोट्स में लिख लेनी है, और वैसे इसके सभी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इनको लिख सकते हो। समझने के लिए मैंने ये समझाने के लिए इस प्रकार का बताया है, लिखने के लिए विस्तार रूप से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली पर में लेते हैं हम माध्यिका से संबंधित। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की माध्यिकाएं
संगामी होती है तथा संगमन बिंदु पर 2:1 में एक दूसरे को विभाजित करती है, एक दूसरे को विभाजित करती है। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी और ये संगमन बिंदु पर एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती है। मैंने एक इस प्रकार का त्रिभुज ले लिया, इसका नाम मैं दे देता हूं ए, इसका नाम दे दिया मैंने बी और इसका नाम दे दिया मैंने सी। ए, बी और सी। ये एक मैंने माध्यिका ले ली बी ई और दूसरी माध्यिका ले ली मैंने सी एफ, और यहाँ पर मैं एक रेखा खींच देता हूँ और मुझे सिद्ध करना है कि ये भी एक माध्यिका होगी, ये भी माध्यिका नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ क्या है, आपको यहाँ पर दे रखा है बी ई व सी एफ माध्यिकाएं है और आपको सिद्ध करना है, आपको यह भी सिद्ध करना है कि एडी एक माध्यिका है, एडी एक माध्यिका है। और आपको यह भी सिद्ध करना है एओ अनुपात ओडी बराबर 2:1। माध्यिका एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती है, यह भी आपको सिद्ध करना है। इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं ओ। अब मैं एक रचना का पॉइंट लिख लेता हूं और रचना में मैं क्या लिखता हूं कि मैंने एडी को इतना आगे बढ़ाया ताकि एओ और ओ जी, इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने जी, एओ और ओ जी आपस में बराबर हो जाए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एडी को आगे बढ़ाया, इस प्रकार बढ़ाया ताकि एओ बराबर ओ जी हो, एओ और ओ जी आपस में बराबर हो जाए। फिर मैं लिख देता हूं जी को बी व सी से मिलाया, बी को मैं एक तो मिला देता हूं जी से और जी को आगे जाकर मैं मिला देता हूं सी से। अब देखिए इस भुजा का मध्य बिंदु ए बी भुजा का मध्य बिंदु, ये माध्यिका है ना बी ई, तो ए बी भुजा का मध्य बिंदु हो गया एफ और इसी प्रकार ऐसी भुजा का मध्य बिंदु हो गया ई। तो केवल हम इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ए बी जी की बात करें, अब त्रिभुज ए बी जी में, त्रिभुज ए बी जी में इस भुजा का मध्य बिंदु एफ और इस भुजा का मध्य बिंदु है ओ। आपने क्लास 9th में एक प्रमेय पढ़ी है मध्य बिंदु प्रमेय। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाना रेखाखंड त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर और इसका आधा होता है। त्रिभुज ए बी जी में मैं लिख देता हूं मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा, एफ ओ समांतर हो जाएगा बीजी के, समीकरण नंबर 1। मध्य बिंदु प्रमेय से इस भुजा का मध्य बिंदु एफ और इस भुजा का मध्य बिंदु ओ, इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाना रेखाखंड त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगा। ठीक इसी प्रकार अब मैं लेता हूं इधर वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज ए जी सी, पहले मैंने लिया ए बी जी और अब ले रहा हूं मैं ए सी जी। अब त्रिभुज ए सी जी में, ए सी जी में देखिए एसी का मध्य बिंदु ई, क्यों, क्योंकि एसी क्या है, माध्यिका है, सॉरी एसी माध्यिका नहीं, मतलब ये बी ई माध्यिका है, तो ये हो गया मध्य बिंदु। तो एसी का मध्य बिंदु है एफ और इधर एजी का मध्य बिंदु है ओ, एजी का मध्य बिंदु ओ है। रचना में देखिए हमने लिखा है इस प्रकार आगे बढ़ा है कि एओ और ओजी आपस में बराबर हो जाए, एओ और ओजी बराबर, तो ये भाग बराबर, तो ओ हो गया मध्य बिंदु, इधर ई हो गया मध्य बिंदु। इसमें भी हम लगा देते हैं मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से इसमें भी ओ ई समांतर हो जाएगा किसके, ओ ई समांतर होगा जीसी के। ये हो गया समीकरण नंबर 2।
अब देखिए एफ ओ समांतर है बीजी के, एफ ओ समांतर है बीजी के, एफ ओ को भी आगे बढ़ाया हुआ है तो ये पूरा समांतर हो गया बीजी के, एफ ओ बीजी के समांतर, तो एफ ओ और ये एफ सी तो एक ही सरल रेखा है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, ओ सी समांतर होगा किसके, बीजी के। समीकरण 1 व 2 से एफ ओ की जगह मैं लिख देता हूं ओ सी समांतर बीजी के। समझ रहे हो ना, जब ये एफ ओ इसके समांतर है, एफ ओ कोई आगे बढ़ाया तो ये पूरी रेखा इसके समांतर हो गई, मैं पूरी नहीं लेकर इतना भाग ले रहा हूं, ओ सी हो जाएगा बीजी के समांतर। ठीक इसी प्रकार यहां पर देखिए ओई किसके समांतर है, ओई ये जीसी के समांतर, अब ओई कोई आगे बढ़ा दिया तो ये बन गया बीई, मैं ले रहा हूं यहां पर बीओ, बीओ समांतर होगा किसके, जीसी के, वे बीओ समांतर जीसी। तब अब देखिए यहां पर ये रेखा इसके समांतर और ये रेखा ये भुजा इसके समांतर, तो ये भुजा इसके समांतर और ये भुजा इसके समांतर, तो इस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं आ गई समांतर, इस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं आ गई समांतर, ये भुजा इसके समांतर और ये भुजा इसके समांतर, तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हो वह कहलाता है समांतर चतुर्भुज। तब चतुर्भुज BGCO, BGCO एक समांतर चतुर्भुज होगा, और आपको पता ही है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये विकर्ण और ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे तो ये भाग और ये भाग बराबर हो जाएगा, इसलिए मैं लिख देता हूं OD बराबर DG व OD और DG बराबर व BD बराबर DC, BD बराबर DC। अब देखिए BD और DC बराबर है, इसका मतलब BC का मध्य बिंदु कौन हो गया, D, और D मिला हुआ S है तो AD हो गई माध्यिका। त्रिभुज के किसी शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाना रेखाखंड माध्यिका होता है, तो AD हो जाएगा माध्यिका। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, BD बराबर DC, तब बिंदु D BC का मध्य बिंदु है, बिंदु D BC का मध्य बिंदु है, तब AD एक माध्यिका होगी। तो यहाँ पर ये लाइन आ जाएगी जो भी मैंने बोली है वो। उसके बाद में हम लेते हैं अनुपात, मैं लेता हूं AO बटा OD का अनुपात, यही हमें चाहिए, AO बटा OD बराबर होना चाहिए 2:1। AO खुद किसके बराबर है, AO खुद रचना में देखो OG के बराबर है, तो AO की जगह मैं लिख सकता हूं OG और बटा में OD। अब OG के भी दो भाग हैं, ये है OG, OG के दो भाग है OD और DG, तो मैं इसकी जगह लिख देता हूं OD प्लस DG और बटा में OD, OD की जगह OD प्लस DG। अब देखिए यहाँ पर DG खुद किसके बराबर है, OD के बराबर है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ OD और बटा में है OD। अंश में देखिए OD और OD हो गए 2OD और बटा में है OD, OD से OD कैंसिल, बटा में बचा 1, उत्तर आ गया 2/1 या 2:1। यानी माध्यिकाएं संगामी होती है तथा एक दूसरे को 2:1 में अंतः विभाजित करती है। तो ये थी इस प्रश्नावली की सभी प्रमेय। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.1। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।